नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोज़मर्रा की ज़िंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फ़ोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम कंपनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के मसले पर जानकारी देंगे। प्रतिस्पर्धा अधिनियम की जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता गुरुदत्त अंकोलेकर। अगर आप प्रतिस्पर्धा अधिनियम से जुड़ा कोई सवाल आपके मन में है तो आप फ़ोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120-612-7937 और 0120-612-7938। गुरुदत्त साहब, स्वागत है आपका। और सबसे पहले इसी सवाल के साथ शुरुआत करते हैं सर कि कंपटीशन एक्ट या प्रतिस्पर्धा अधिनियम का आखिर उद्देश्य क्या होता है? नमस्कार। धन्यवाद मुझे यहाँ पे मौका देने के लिए। ये कंपटीशन एक्ट या प्रतिस्पर्धा अधिनियम जो है, इसका महत्व ऐसा है कि बिजनेस जो होता है या उपभोक्ता का एक राइट रहता है कि जो भी सामान मिले वो उसको सही दाम पे मिले और सही अच्छा वाला मिले और सबसे बढ़िया मिले। तो उसका दूसरा दायित्व बन जाता है बिजनेस वालों का कि कोई एंटी कॉम्पिटेटिव या ऐसा कोई गुटबंदी ना करे ताकि लोगों को दिक्कत हो और एक ही डोमिनेंट पोजीशन में रह के बिजनेस को कंट्रोल करे और उपभोक्ता को उससे नुकसान हो। इन सब को बैलेंस करने के लिए जो अधिनियम है उसको कंपटीशन अधिनियम बोलते हैं या प्रतिस्पर्धा अधिनियम बोलते हैं। ओके। का हिस्ट्री ऐसा है कि भारत में, जैसे हम सब जानते हैं, 1947 से पहले ब्रिटिश राज था। उसके बाद उस टाइम पे बिजनेस जो था वो ब्रिटेन से का कंट्रोल होता था, जो भी लॉज होता था वो सब उस हिसाब से होता था। फिर जब हमें आज़ादी मिली तो हमने एक सोशलिस्टिक पॉलिसी को अपनाया, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है रिसोर्सेज को कंट्रोल करता था। तो गवर्नमेंट ही सारा चीजें करता था। तो फिर बाद में 1991 में जब हमारा लिबरलाइजेशन हुआ और प्राइवेट कंपनीज आए, बाहर से भी पूंजी वगैरह आया, तो उसके बाद नए कानून का आवश्यकता पड़ा। तो इसलिए कंपटीशन एक्ट जो है 2002 का वो जारी आया, तो वो फोर्स में आया। केम इन समटाइम 13 जून 2002। ओके सर, अगला सवाल फिर यह है कि एमआरटीपी एक्ट क्या था और फिर इसे क्यों रद्द किया गया? जैसे मैंने कहा कि समाजवाद वाला जो हमारा मॉडल था फ्रॉम 1947 टू 1991, उसमें गवर्नमेंट एक प्लेयर हुआ करता था। गवर्नमेंट के साथ ही गवर्नमेंट कंट्रोल भी करता था बहुत सारे पॉलिसी पे, उसको लाइसेंस राज भी कहा जाता था। तो उसमें जो प्रावधान था एमआरटीपी में, वो बहुत सिर्फ मोनोपोली को रेगुलेट करने के लिए था और ज्यादा अधिनियम जो 1991 के बाद जो लिबरलाइजेशन हुआ उसके लिए वो सही नहीं बैठ रहा था। इसलिए एक राघवन कमिटी बोल के गठित हुआ। वो 1999 से 2000 के बीच में उन्होंने इन सब मामलों के बारे में स्टडी किया और उन्होंने ये सजेशन दिया कि एक नया अधिनियम आए जो कंपटीशन जो नया एक्ट है उसके बारे में उन्होंने सजेशन दिया और नया एक्ट जारी हुआ। इसीलिए एमआरटीपी एक्ट को निकाल के उसके जगह पे ये नया कंपटीशन एक्ट को लेके आया। ओके, तो फिर सर लोगों के मन में यह भी डाउट होता है कि भाई अनफेयर कंपटीशन का मतलब क्या होता है? अनफेयर कंपटीशन का मतलब तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल से जैसे बताते हैं, जैसे मान लीजिए एक ही मैन्युफैक्चरर है, वो दूसरे को आना नहीं चाहता है कि या बिजनेस में, तो जानबूझ के प्राइस कम कर देगा या कुछ
दो तीन लोग मिलके एक गुटबंदी बना लेते हैं जो प्राइस को रेगुलेट करते हैं, ओके। जानबूझ के तेजी लेके आ जाते हैं। ये सब जो करते हैं, ये इससे आम जो जनता है, जो कंज्यूमर है, उनको बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए ये कायदा, ये अधिनियम बना है। जैसे अभी जो हाल फिलहाल चर्चा में हुआ था, गूगल का एक केस हुआ था, जिसमें उन्होंने ऐसा कर दिया था कि उनका जो एंड्रॉयड टीवी है उसमें जो भी ऐप रहेंगे वो सिर्फ गूगल प्ले स्टोर का ही रहेगा, और उन्होंने फोर्स किया था मैन्युफैक्चरर्स को कि ऐसा ही करे, तभी वो ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ गूगल का रहेगा, ऐसा उन्होंने बना दिया था। तो ये सब एग्जाम्पल्स है जिससे आप मार्केट को कंट्रोल कर सकते हो। तो उस ऐसे केस में कंपटीशन कमीशन पे जो भी जाके कंप्लेंट देता है, कंपटीशन कमीशन उसका एग्जामिन करके उस पे निर्णय देता है, और इस हिसाब से फेयर प्रैक्टिसेस को रखने के लिए बहुत मदद मिलता है। ओके। गुरुदत्त साहब, फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है और इसकी भूमिका क्या होती है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, जो मतलब वो है, कंपटीशन कमीशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ही एक भाग है, पर उनको एक पावर दिया गया है निर्णय देने का। उसमें 4 मेंबर रहते हैं, एक चेयरपर्सन रहते हैं। तो उनका बेसिक काम ये रहता है कि वो रेगुलेट करते हैं या देखते हैं कि भारत में कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस ना चले। तो ऐसा है कि कोई कंप्लेंट करता है तब भी वो उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, और दूसरी बात वो एडवोकेसी प्रोग्राम्स भी करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस क्या है और इसको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। और कुछ जगह पे उन्होंने ऐसा बना दिया है कि जो भी एक्ट में ही है कि बड़े बड़े जो मर्जर्स एक्विजिशन होते हैं वो इनके थ्रू पास होके ही कंफर्म होने के बाद ही हो सकता है। तो कंपटीशन कमीशन एक ऐसी बॉडी है एक्ट के अंदर जो इन सब एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करता है। ओके सर, कंपटीशन एक्ट के अंतर्गत समझौता या एग्रीमेंट क्या होता है? कंपटीशन एक्ट के अंदर एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी ट्रेडर्स है, प्लेयर्स है, बिजनेस वाले हैं, जो ये चाहते हैं कि अपने आप में एक समझौता करके मार्केट के जो रेट है ये सब, या फिर दूसरों को आने ना देना, एक दूसरे को मदद करके तीसरे को नुकसान देना, ये सब चीजें जो एग्रीमेंट बना लेते हैं। ये एग्रीमेंट ऐसा नहीं है कि लीगली वैलिड हो। समझौता जो एक बिजनेस पार्टनर, बिजनेस वाले दूसरे बिजनेस वालों से मिलके करते हैं, इन सब चीजों को रेगुलेट करना उसके लिए प्रावधान है। तो ये एग्रीमेंट जो है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, इट्स पार्ट ऑफ जो कंपटीशन एक्ट है, और उसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे प्रावधान है। ओके सर, फिर लोग एक शब्द के बारे में सुनते हैं, कार्टेल। कार्टेल क्या होता है सर? कार्टेल गुटबंदी होता है, मतलब कुछ 2-3 बिजनेस हाउसेस या बड़े बिजनेस वाले मिलके कोई पर्टिकुलर फील्ड को ये कर लेते हैं ताकि दूसरा कोई बंदा ना आए, कोई नया आइडिया ना आए, जो वो बेच रहे हैं वही रहेगा। उससे क्या हो जाता है, प्राइस सेंसिटिविटी हो जाता है बिजनेस में, और जैसे उपभोक्ता को बहुत लॉस हो जाता है उसकी वजह से। तो कार्टेलाइजेशन जो होता है, तो हम तो ऐसे डे टू डे बेसिस पे ही सुनते रहते हैं कि उन लोगों ने एक कार्टेल बना लिया है, एक गुट बना लिया है, जिससे लोगों को दिक्कत होता है और प्राइस मैनिपुलेशन होते हैं। फिर सर एक सवाल यह भी है कि डोमिनेंट पोजीशन या प्रभुत्व वाली स्थिति वह क्या होती है? डोमिनेंट पोजीशन ऐसा है कि जो मान लीजिए एक बिजनेस हाउस एक पर्टिकुलर फील्ड में उन्होंने एक पोजीशन बना लिया है,
तो मान लीजिए वो 90% ऑफ द प्रोडक्ट बनाती है, वही कंपनी बनाती है, वही बेचती है, तो वो चाहेगी कि उनका डोमिनेंट पोजीशन बना रहे और कोई और ना आए, और कोई ना आए उसके लिए वो क्या करती है, मान लीजिएगा रेट जानबूझ के कम कर लेती है, और क्योंकि वो डोमिनेंट है तो कुछ दिन के लिए घाटे पे भी जा सकता है, और इसकी वजह से दूसरे कॉम्पिटिटर जो होंगे वो ऊपर नहीं आ पाएंगे, वो खुद अपने बिजनेस में लॉस होके चले जाएंगे। फिर ये लोग अपना डोमिनेंट पोजीशन को गलत इस्तेमाल करके प्राइस को ऊपर कर देंगे, उसकी वजह से फिर दिक्कत हो जाएगा। तो बेसिक प्रॉब्लम क्या होगा, कंज्यूमर को ही प्रॉब्लम होगा। हाँ। जो डोमिनेंट पोजीशन में है, गूगल के केस में भी आप वही देख सकते थे कि उन्होंने ऐसा कर दिया कि सब लोग गूगल का ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें, तो ये डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज ही होता है। तो चूंकि आपने डोमिनेंट पोजीशन का अगला सवाल यही था कि इसका गलत इस्तेमाल क्या होता है, आपने उसको बता ही दिया। तो सर अब इस सवाल पर आते हैं कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया किन कारकों को ध्यान में रखता है जब वह किसी कंपनी को प्रभुत्व वाली स्थिति की उससे रिलेटेड जांच करता है? कंपटीशन कमीशन जो है जी, मान लीजिए कोई उसको कंप्लेंट देता है, तो उसमें कुछ स्टेप्स है, जैसे कोई इंफॉर्मेशन आती है, मान लीजिएगा जैसे गूगल का ही केस था, 2 वकीलों ने शायद एक केस डाला था जी, गूगल टीवी के ऊपर, जो एंड्रॉइड टीवी आता है। तो इनिशियली क्या होता है, जब इंफॉर्मेशन आती है तो एक प्रिलिमिनरी कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वो क्या चीज है वो सब कंपटीशन कमीशन में चर्चा होता है। फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद डायरेक्टर जनरल का जो होता है वहाँ पे एक पोस्ट होता है, वो डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन के बाद एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो उसमें उनको बहुत छूट दिया जाता है कि जो जो इन्फॉर्मेशन है इंडिया में है, हो सकता है कि पार्टी बाहर का हो, बाहर का भी इन्फॉर्मेशन लेके दूसरे देशों में वो क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें वो ध्यान में रख के एक रिपोर्ट बनाते हैं। वो रिपोर्ट सबमिट होता है कमीशन के सामने। फिर कमीशन जो है उसके ऊपर पूरा कंपटीशन कमीशन अपने मेंबर्स के साथ बैठ के उस पर डिस्कशन होता है। क्योंकि ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, शो कॉज वगैरह भी होता है। फिर फाइनल एक डिसीजन आता है उनका जी, कि इसमें एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस हुआ है या नहीं हुआ है, और उसके बाद ऑर्डर आता है। तो इस तरीके से कंपटीशन कमीशन फंक्शन करता है। गुरुदत्त साहब, अगला सवाल यह है कि प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते या प्रभुत्व वाली स्थितियों के दुरुपयोग के संबंध में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कौन जानकारी प्रदान कर सकता है? तो प्रतिस्पर्धा कानून के बारे में हम लगातार बातचीत कर ही रहे हैं और हमारा संपर्क टूट गया है हमारे मेहमान के साथ। एक बार फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो लगातार कई सवाल हैं जिनके बारे में हम जवाब को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उसके जवाब हमारे एक्सपर्ट के द्वारा दिए भी जा रहे हैं। ऐसे में जो सवाल अधूरा छूट गया था गुरुदत्त साहब, आप एक बार दोबारा जुड़ गए हैं, उसे मैं दोहरा ही देता हूं कि प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों या प्रभुत्व वाली स्थितियों के दुरुपयोग के संबंध में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कौन जानकारी प्रदान कर सकता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है जी, उसमें कोई भी जा सकता है। एक कोई कंज्यूमर जा सकता है, कंज्यूमर की एसोसिएशन जा सकती है, या फिर कोई भी बॉडी हो, बिजनेस बॉडी हो, वो जाके कंप्लेंट कर सकता है। और कंप्लेंट करने का तरीका भी एक उनके वेबसाइट में उन्होंने दिया हुआ है कि कैसे कर सकते हैं। कुछ मिनिमम फीस भी है, वो पेमेंट करके कोई भी कंप्लेंट दे सकता है। ओके। फिर सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जांच की शुरुआत के बाद क्या होता है? हाँ, जैसे मैंने स्टेप्स बताए आपको कि पहले जब भी कोई कंप्लेंट आता है, कंप्लेंट आने के बाद उसको एक प्रिलिमिनरी कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें डिस्कशन होती है। जी,
फिर जांच पड़ताल होता है। जांच पड़ताल डायरेक्टर जनरल के द्वारा होता है। उसके बाद कंपटीशन कमीशन के सामने एक रिपोर्ट पेश की जाती है। पूरे जांच जो हुआ है उसमें रिपोर्ट डाली जाती है। और एक चीज ध्यान देना ही वाला है कि ये सारे बिजनेस के बारे में जानकारी रहती है। तो बहुत जो रिपोर्ट होता है वो कंपटीशन कमीशन अपने पास रखता है। फिर पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही डिसीजन देता है। तो डिसीजन का जो है वो 6 मेंबर कमिटी है, 6 मेंबर प्लस 1 चेयरपर्सन। तो क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। वो जांच पड़ताल के बाद जो रिपोर्ट आता है उसको देख के एक डिसीजन देता है। ठीक है। फिर जो भी ऑर्डर आता है जी, वो ऑर्डर अपीलेबल ऑर्डर है। अभी के हिसाब से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में आप उसका अपील फाइल कर सकते हैं। ठीक है सर। अगला सवाल यह है कि कंपनियों के कॉम्बिनेशन या मर्जर्स और एमलगेमेशंस के बारे में भी कुछ जानकारी दे दीजिए। ऐसे है कि जो कॉम्बिनेशन होता है या मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होते हैं वो एंटी कॉम्पिटेटिव ना हो। मान लीजिएगा एक छोटा कंपनी है जो कॉम्पिटिटर है, एक अच्छी प्रोडक्ट लेके आ रहा है, तो बड़ा कंपनी उस पे पूरी तरह से उसको खरीद ना ले और मार्केट में एक डोमिनेंट पोजीशन लेने की कोशिश ना करे। और जैसे अभी तो ग्लोबलाइजेशन का एरा है जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है। तो कंपटीशन कमीशन क्या करता है, पूरी चीज को रेगुलेट करता है और वो देखता है कि उसमें वोटिंग पैटर्न क्या है, एक दूसरे का कितना इन्वेस्टमेंट है। ये सब देख के ये जरूरी है कि अगर बड़ा सा कोई इन्वेस्टमेंट वाला मर्जर्स एक्विजिशन है तो कंपटीशन कमीशन से अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है। तो 30 दिन के अंदर अप्रूवल मिल जाता है। पहले तो नोटिस देना पड़ता है, फिर कंपटीशन कमीशन ये सारी चीजों को देख के एक अपना अप्रूवल देता है, तभी जाके वो मर्जर्स और एक्विजिशन जो भी हुआ है उसको मान्यता मिलती है। ओके। और फिर ये जो कॉम्बिनेशन होता है सर, उसकी जांच कैसे होती है? वो तो कंपटीशन कमीशन के सामने जो भी रिपोर्ट आता है ओके, उस के बारे में, या एंटरप्राइज जो है, ये ऐसा होता है कि आप जो कंपटीशन, अगर मान लीजिएगा जो अमाउंट है वो कुछ फ्यू डॉलर्स में होता है, 1000 करोड़ का होता है, तो जो मर्जर कर रहा है, एक्विजिशन कर रहा है या कॉम्बिनेशन कर रहा है, तो उनको खुद जाके कंपटीशन कमीशन में एप्लीकेशन डाल के नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। तो इस हिसाब से होता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना वक्त दिया और ये अहम जानकारी हमारे दर्शकों के सामने रखी जिससे उन्हें काफ़ी लाभ हो सकता है। तो लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।